नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, पवन खेड़ा और गुरदीप सप्पल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें दर्ज कराई हैं। उन्होंने अधिकारियों से 6 शिकायतें की हैं, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ हैं। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा कि हमें उम्मीद है कि आयोग संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करेगा। हम इस सरकार का पर्दाफाश करने के लिए सभी राजनीतिक और कानूनी रास्ते अपनाते रहेंगे। 8 अप्रैल को दायर की गई शिकायत में कांग्रेस ने पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। टीएमसी के नेताओं ने दिल्ली में निर्वाचन आयोग के कार्यालय के बाहर धरना दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन समेत धरना देने वाले कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष समेत कई नेता ईडी, सीबीआई और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी के नेता और सांसद साक्षी महाराज के सुर अब बदलते दिखाई दे रहे हैं। उनके बयान से यह संदेश जा रहा है कि हिंदुत्व का सबसे फायर ब्रांड एम्बेसडर बदल गया है। हिंदू के फायर ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र तो कई आतताइयों राजाओं का भी था। कंस का भी हिंदू राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र नहीं, राम राज्य चाहिए। बहुत मंथन करने के बाद ये मेरी समझ में आया है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई है। अब उसके आगे हिंदू राष्ट्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को फैसला आएगा। इसमें उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला कल सुनाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें कोर्ट ने 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक को कड़ी फटकार लगाई है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने के निर्देश देने के लिए कोर्ट का रुख किया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने याचिका दायर करने के लिए याचिकाकर्ता संदीप कुमार की आलोचना की। हालांकि अन्य लोगों द्वारा दायर इसी तरह की 2 याचिकाएं पहले ही हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्यों न आप पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। साथ ही कहा कि ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट पिटीशन है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जमानत पर रिहा आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में राहत नहीं मिली है। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर संजय सिंह ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की थी। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर फिर जोरदार हमला बोला है। संजय सिंह की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनावी बॉन्ड पर आधारित थी। संजय सिंह ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर घोटाला किया गया है और कई कंपनियों को लाखों करोड़ों का ठेका दिया गया। संजय सिंह ने कहा कि 33 ऐसी कंपनियां हैं जिनको 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ और फिर भी इन कंपनियों ने भाजपा को 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया। 33 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 0 टैक्स दिया है। भारतीय एयरटेल ने 200 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को दिया और 70,000 करोड़ का घाटा इसे हुआ। घाटे के बावजूद इतना बड़ा चंदा दिया गया। इसे 8,200 करोड़ की छूट मिली है। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल की शाम को चेन्नई का दौरा कर रहे हैं और राजधानी के बीच में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाने के लिए आयोजित एक रोड शो में भाग भी लेंगे। ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस ने हाई प्रोफाइल यात्रा और अभियान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को मोदी की गारंटी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के वादे का अभिप्राय है कि विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव के बाद सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा, क्या होगा अगर मैं कहूं कि चुनाव के बाद भाजपा नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि ये लोकतंत्र में अस्वीकार्य है। वास्तव में मोदी की गारंटी का अभिप्राय 4 जून के बाद सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डालना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले हिंसा की आशंका जताई है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले राज्य में दंगे भड़काएगी। ममता बनर्जी एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रही थी। बता दें 17 अप्रैल को ही रामनवमी है। पिछले कुछ वर्षों में रामनवमी पर कई बार कई जगहों से हिंसा की खबरें आती रही हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारा तय हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला व कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख को मिलाकर 6 लोकसभा सीटें होती हैं। इनमें से कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस 3-3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीडीपी को लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया गया है।
आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाला विपक्षी राज्य में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले एक अनोखा वादा लेकर आया है। टीडीपी कम कीमत में बेहतर क्वालिटी वाली शराब का वादा कर मतदाताओं को लुभा रही है। अभी तक चुनाव आयोग ने इस वादे का संज्ञान नहीं लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक टीडीपी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कुप्पम में एक हालिया रैली में यह वादा किया, जहां से वो आगामी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 40 दिनों के बाद हम ना अच्छी क्वालिटी वाली शराब बल्कि कीमतें कम करने का भी वादा करते हैं। बीजेपी और जयंत चौधरी के बीच खटास की खबरें अब आने लगी हैं। ये खबर तब और जोर पकड़ गई जब जाट वेस्ट में पीएम मोदी की सहारनपुर और सीएम योगी की बिजनौर में रैलियों में पीएम और सीएम के साथ जयंत चौधरी नहीं दिखाई दिए। तब से कहा जाने लगा है कि आखिर जयंत चौधरी क्या नाराज चल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर तंज भी कस दिया है। उन्होंने इस पर कहा कि पश्चिमी यूपी में भाजपा की घोषित संयुक्त रैली में उनके साथ गए दल भी अपनी जगह नहीं बना पा रहे हैं। उपेक्षित होकर अपमान का घूंट पीकर रह जा रहे हैं। यहाँ तक कि अपने प्रत्याशी के समर्थन में की जा रही रैली तक में वो हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का गठबंधन गांठ बंधन बन चुका है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाचार भर के लिए बचा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के आगे भाजपाइयों का गुट हथियार डाल चुका है। उत्तर प्रदेश के कैराने से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इकरा हसन ने जयंत चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी लौटकर यहीं आएंगे। उन्होंने आगे कहा कि जयंत के साथ कुछ मजबूरियां नहीं होगी, कोई दबाव रहा होगा, इसीलिए वो एनडीए में शामिल हो गए। वो लौटकर इंडिया में ही आएंगे। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी का इंडिया ब्लॉक से अलग होना झटका जरूर है, लेकिन इससे ब्लॉक को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जयंत और बीजेपी नेचुरल अलायंस नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दबाव में जयंत को साथ जाना पड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक अहम फैसला देते पूछा है कि चुनाव से पहले यूट्यूब पर आरोप लगाने वालों को जेल में डाल दिया जाएगा तो कितनों को जेल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन को दी गई जमानत को बहाल कर दिया। लॉ से जुड़ी वेबसाइट बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन को दी गई जमानत बहाल करते हुए कहा कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन और अपने विचार व्यक्त करके अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के खिलाफ अपमानजनक भाषण देने के आरोपी यूट्यूबर सत्ताई दुरई मुरुगन को दी गई जमानत सोमवार को बहाल कर दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो स्कीम को रिव्यू कर उसमें बदलाव किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि स्कीम के तहत भर्ती हुए अग्निवीर उनकी जिम्मेदारी हैं। राजनाथ सिंह ने अग्निवीर स्कीम को लेकर कहा, चाहे कोई भी सिस्टम हो, हर जगह सुधार की गुंजाइश होती है। स्कीम में बदलाव की जरूरत होगी तो किया जाएगा। हालांकि सेना के जवानों का भविष्य सुरक्षित है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आदिवासियों को असल मालिक बताते हुए कहा कि आरएसएस आपको वनवासी कहती है और इसके पीछे एक पूरी विचारधारा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, पीएम अमित शाह जी और आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं, तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश में इस ज़मीन के पहले मालिक हैं। मतलब अगर आप पहले मालिक थे तो ज़मीन पर, जल पर और जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं, जो आपका इतिहास है, जो आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको ये शब्द मिटाने की कोशिश करता है। जब हम वनवासी कहते हैं तो इसके अंदर ये छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना ज़मीन का, ना जल का और ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद दशकों तक गरीबों की ज़रूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नज़रअंदाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की, उसकी परेशानियों को नहीं समझा। कांग्रेस परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कोविड का महासंकट आया, लोग कहते थे कि भारत कैसे बचेगा। कांग्रेस के अमीरों की सरकार के समय देश में बीमारी का टीका आने में दशकों लग जाते थे। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला की कथित टिप्पणी से गुजरात में भाजपा के खिलाफ क्षत्रिय समुदाय के विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी हैं, लेकिन अब यूपी से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। लेकिन यूपी के राजपूतों की नाराजगी की वजह कुछ और है। क्षत्रिय समाज ने रविवार को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक पंचायत आयोजित की। राजपूत नेताओं ने भाजपा पर क्षत्रिय समुदाय के हितों की अनदेखी करते हुए समुदाय के सदस्यों से आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों का विरोध करने का आह्वान किया। नानौता कस्बे में
आयोजित इस पंचायत में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात सहित राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में क्षत्रिय समुदाय के नेताओं ने भाग लिया। यानी ये महापंचायत यूपी स्तर की ना होकर अखिल भारतीय बन गई। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष और क्षत्रिय समुदाय के नेता ठाकुर पूरन सिंह ने कहा कि समुदाय के सदस्य उस पार्टी का समर्थन करेंगे जो भाजपा उम्मीदवारों को हराने के लिए बेहतर स्थिति में होगी। सिंह ने कहा कि हमने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन भाजपा राजपूत नेताओं को दरकिनार कर रही है। लोकसभा चुनाव के लिए टिकटों के वितरण में हमारे समुदाय को नज़रअंदाज किया गया है। मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर इंडिया के नेता का नामांकन खारिज होने के बाद इंडिया ब्लॉक ने नया प्लान बनाया है। विपक्षी दलों इंडिया ब्लॉक ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेगा। दरअसल इस सीट पर समाजवादी पार्टी की मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज हो गया है और जिसके बाद इंडिया ब्लॉक ने शनिवार को इस बात की घोषणा की है। इंडिया के सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हम भाजपा के खिलाफ उम्मीदवारों में से एक का समर्थन करेंगे, हम भाजपा को सबक सिखाएंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी सीट से उम्मीदवार बनाया है। उन्हें लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने दावा किया है कि वो बीफ खाती हैं। इसे लेकर कंगना ने एक्स पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है, मैं ना तो बीफ खाती हूँ और ना ही रेड मीट खाती हूँ। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं बीफ या किसी तरह का रेड मीट नहीं खाती। ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से यौगिक और आयुर्वेदिक जीवन शैली का प्रचार कर रही हूँ। ऐसी रणनीति मेरी छवि खराब करने के लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है और कोई भी चीज़ कभी गुमराह नहीं कर सकती। बीआरएस नेता के कविता को सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद कविता की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कविता ने बेटे के एग्जाम का हवाला देते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। शराब नीति मामले में बीआरएस नेता कविता को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था। भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाले भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अब सीबीआई जांच होगी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक कंबोडिया में करीब 5000 भारतीयों के फंसे होने की आशंका है। इन्हें साइबर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब इस मामले में भारतीयों को कंबोडिया भेजने वाली भर्ती एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय सीबीआई में शिकायत दर्ज करेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने फैसलों के साथ साथ अपने कमेंट को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं। फिर एक बार उन्हें वकालत के पेशे में महिलाओं की संख्या पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि देश में एक तरफ वकालत के प्रोफेशन में महिलाओं की बढ़ती संख्या बढ़ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में होने वाले चुनावों में महिलाओं की जीत की संख्या कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पुरुष पदाधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि महिला वकीलों को भी उचित मौका मिल सके। साथ ही उन्होंने महिलाओं व अधिवक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि वो बार के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।